प्रकाश जी, क्या ये इतना बड़ा फेरबदल और बदलाव होने वाला है कि इसमें केंद्रीय स्तर पर भी नाम बदल दिए जाएंगे, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कुछ लोगों को लाकर, और कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसमें प्रवक्ताओं के नाम, मतलब जो नए प्रवक्ता हैं वो भी शामिल किए जाएंगे? बिल्कुल, हर स्तर पर, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जो पार्लियामेंट में स्टेलमेट हुआ, जो पार्लियामेंट के सेशंस में रुकावट आई, उसको लेकर एक तरीके से बीजेपी कुछ हद तक बैकफुट पर आती दिखी। लेकिन बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि अपने आप को सशक्त करने की तैयारी में वो जुटी हुई है और एक नया संदेश देना चाहती है कि हर स्तर पर युवा और महिलाओं को तवज्जो देते हुए और अनुभव का समावेश करके, ताकि अनुभवी लोगों का अनुभव का फायदा उठा के दोनों पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर उनका लाभ उठाया जा सके और ताकि नए ऊर्जा का संचार हो सके, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एक नया नेतृत्व भी तैयार हो सके। उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ेगी। और चूंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खुद युवा हैं, 45-46 साल के हैं, तो वो भी चाहेंगे कि एक संदेश देना कि बीजेपी युवा और जेनजी के मिजाज के साथ चल रही है, युवाओं को तवज्जो दे रही है और युवा संचार होगा, युवाओं का नए एनर्जी का संचार होगा, जिससे पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर नए जोश खरोश के साथ बीजेपी उतरेगी और एक संदेश देगी कि हम आगे चुनाव लड़ने के लिए पांचों राज्यों में तैयार हैं। और ये तैयारी, ये संदेश ये भी जाएगा कि 2029 के चुनाव के लिए भी हमने कमर कस ली है। अभी जो बदलाव की खबर आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि जो नई टीम होगी उसमें जो महिला शक्ति है उसको भी मौका दिया जाएगा और एक अहम रोल दिया जाएगा। तो उनके रोल पर आपका क्या कहना है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और ये संगठन के तौर पर कितना ज्यादा अहम और जरूरी होगा? देखिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब भी हम लोग चुनाव कवर करते हैं, आप कोई भी स्टेट इलेक्शंस या नेशनल इलेक्शंस कवर करते हैं, तो उसमें यह देखा गया है कि महिलाएं कोर वोटर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और खासकर भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में उनको विश्वास है। उस विश्वास को कायम करने के लिए ही, क्योंकि जब भी हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं, महिलाएं कतारबद्ध होकर उनको देखने के लिए खड़ी रहती हैं। तो उस विश्वास को जगाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन बिल को लाया, उसके बाद महिला आरक्षण को पारित कराया, जो कि अभी डिलिमिटेशन बिल पूरा पास नहीं हो पाया है, उसमें 2/3 की मेजॉरिटी की जरूरत है और अभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है तैयारी हो। तो उसको लेकर एक राष्ट्र स्तर पर संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही माने में एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को तवज्जो देती है और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से सही ढंग से होगा, दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तर पर और पार्टी के स्तर पर, और ये संदेश देकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से विपक्ष को भी एक संदेश जाएगा प्रकाश जी, जैसे विपक्ष साफ इसमें एक्सपोज होता हुआ दिखेगा कि वो सम्मान की बात करता है, वो महिला सम्मान की बात करता है, लेकिन बीजेपी अब खुलकर उनको मौका देने वाली है, आगे की पंक्ति में खड़ा करने वाली है। इसका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, एक मैसेज तो जरूर जाएगा, क्योंकि देखिए राजनीति चेस की तरह है। आप अपने अपने मोहरे जो है समय समय पर चलते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी जीतते हैं। तो ये चेस के तरह ही ये चाल चला जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा पार्टी स्तर पर, देश स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। उसमें सारे जातियों को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाएगी, जो कि राजनीति में होता है, अहम होता है। और खासकर अभी उत्तर प्रदेश जैसे क्रिटिकल स्टेट में चुनाव है, तो उसको लेकर अहम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी और उसको देखते हुए एक संदेश दिया जाएगा पूरे देश स्तर पर। और महिलाओं का सम्मान, क्योंकि मातृशक्ति का सम्मान करना ही, जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और आगे चल के इस टाइप की इस तरह के निर्णय और लिए जाएंगे जिसमें महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जाए और महिला
वोटरों को, जो कि आप जब वोट इलेक्शंस होते हैं तो देखिएगा कि कतारबद्ध होकर महिलाएं वोट देती हैं और वो लहर में तब्दील हो जाता है, तो वो विश्वास जो है खासकर महिलाओं का सबसे बड़ा इश्यू होता है लॉ एंड ऑर्डर। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा है, बिहार के चुनाव में देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर और जगह भी देखा है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो। इसीलिए महिलाओं को लेकर एक वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार किया गया है और इसमें तमाम बड़े नेताओं ने तैयार किया और नरेंद्र मोदी कोई अपवाद नहीं है। और इसको लेकर पार्टी स्तर पर एक नई तैयारी की जाएगी जिसमें संदेश दिया जाएगा कि युवाओं, अनुभव और खासकर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देकर पार्टी को के वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को और मजबूती प्रदान की जाए। बिल्कुल प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो पुराने दिग्गज हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर कैबिनेट से संगठन और संगठन से कैबिनेट, ये रास्ता अपनाया जाएगा? क्योंकि हमेशा से हमने बीजेपी में देखा है कि परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो आपको एक निश्चित समय के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे आप कितने ही भी बड़े अनुभवी क्यों ना हो। बिल्कुल उस तरह की बातें भी हो सकती हैं। कई जो पुराने चेहरे हैं उनको हो सकता है बाहर किया जाएगा, उनके अनुभव का इस्तेमाल हो सकता है कि पार्टी स्तर पर लिया जाए। और कई जब कुछ लोग बाहर जाएंगे तभी कुछ युवा और कुछ और नए लोग आएंगे जिसमें नए युवा का, नए एनर्जी का संचार होगा, नए तरीके से काम होगा, फ्रेशनेस होगा, आइडियाज नए आएंगे। क्योंकि एक ही तरह का व्यक्ति अगर एक ही तरह का काम लगातार करते रहे तो वो थोड़ी बोरियत होती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बाकी युवा और महिलाओं के एनर्जी का समावेश करते हुए पार्टी और सरकार दोनों को मजबूती प्रदान की जाएगी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन हट रहे हैं, कौन बाहर जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आपको वो लोग कभी कभी सरप्राइजेस देने के लिए भी जाते हैं, जब जानते हैं कि मीडिया में न्यूज ब्रेक हो गई तो हो सकता है कि आपको झूठ गलत ठहराने के लिए हो सकता है कि कुछ और काम हो जाए, इसलिए नाम नहीं लेना है। और लेकिन ये अवश्य संभावी है कि कुछ जो बड़े चेहरे हैं वो बाहर जा सकते हैं। जैसे पिछले बार हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद बहुत दिनों तक मंत्री थे, हटाए गए, प्रकाश जावड़ेकर हटाए गए और उनके अनुभव का इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहा है। रविशंकर प्रसाद आज भी भारत सरकार के जितने भी क्रिटिकल इश्यूज होते हैं देश स्तर के, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वही अरुण जेटली के बाद रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का या पार्टी का वही करते हैं। तो उनके भी अनुभव का इस्तेमाल होता रहा है, भले ही वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो या ना हो। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स नए तरीके से किए जा सकते हैं। क्षेत्रवार अगर हम देखें तो क्या संभावित जो राज्य हैं चुनाव को लेकर, उन राज्यों को प्रमुखता दी जा सकती है? खासतौर पर यूपी जैसा बड़ा राज्य सामने है आपके और वहाँ भी एक चुनौती है। वहाँ जातिगत समीकरण को भी आपको देखना है, युवा और महिला तो है ही, जातिगत समीकरण को भी देखना है। जी बिल्कुल, जो मैं सवाल सुन नहीं पाया लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ पाया कि नए जो कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, खासकर 5 राज्य, पंजाब, उत्तर प्रदेश खासकर, वहां से जरूर नए लोगों को मौका मिलेगा ताकि एक सामाजिक संदेश दिया जा सके। और उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, 5-6 जोन में बटा हुआ है, आपको वेस्टर्न यूपी है, अवध का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है जो बिहार से सटा हुआ है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अलग अलग तरीके के कास्ट रिप्रेजेंटेशन, जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की बहुतायत है, तो फिर इधर आइए आप प्रयागराज के तरफ तो वहाँ कुशवाहा समुदाय का है, कुर्मी समुदाय का है ईस्टर्न यूपी में। और ओबीसी को टारगेट एरिया करते हुए और खासकर अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी यूपी में बहुत ज्यादा है, करीब 20% से ऊपर है, 20-22% है। तो उस लिहाज से सामाजिक समावेश बनाते हुए, हर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, युवा का संचार करते हुए, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देते हुए नई टीम की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। जो नई टीम की घोषणा होगी उसका जो असर है वो चुनावी राज्यों पर साफ दिखेगा। लेकिन अगर खास करके, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या जो बहुत बड़े, मतलब जो बड़े चेहरे हैं जो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं या फिर जो विधानसभा के स्तर पे, या वो कार्यकर्ता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी कोई एक ऐसा नाम, जिस बात का जिक्र आप कह रहे थे कि कोई ऐसा नाम लेकर सामने आती है
कोई ऐसा नाम लेकर सामने आती हैं प्रकाश जी जिसकी कोई चर्चा ना हो, लेकिन उसे काफी अहम जिम्मेदारियां जो है मिल जाती हैं, तो ऐसी संभावना उत्तर प्रदेश में कितनी और क्यों है? आवाज नहीं आ रही है? तो मैं ये सवाल कर रहा था, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप पीसीआर को बोले कि फोन उत्तर प्रदेश में जो संगठनात्मक तौर पर बदलाव, क्योंकि चुनावी राज्य और सबसे बड़ा राज्य है, तो उसमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कई ऐसे जो सामाजिक स्तर पर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि मुझे कंक्रीट जानकारी अभी नहीं है। नाम जैसे जैसे नाम का पता चलेगा हम लोग बताते रहेंगे, क्योंकि गलत खबर चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसा कि रिप्रेजेंटेशन जो है उत्तर प्रदेश में खासकर सामाजिक स्तर पर, और कई ऐसे कास्ट और सोशल रिप्रेजेंटेशन होंगे जरूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक क्रिटिकल स्टेट है। नामों की जानकारी नहीं है, ना नाम मैं लेना चाहता हूं अभी किसी का, क्योंकि वैसी कोई कंक्रीट डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो ये जल्द ही हो सकता है ऐलान, और जहां तक कि पार्टी और पार्टी स्तर पर खासकर, उसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट रेजिक कब होता है। देखिए, आपका लंबा रहा है अनुभव राजनीतिक खबरों को देखने का, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो उस समय जो पार्टी के अंदर कुछ कार्यकर्ताओं का असंतोष होता है उसको बीजेपी कैसे टारगेट करेगी? मेरा आपसे सवाल यह है कि जब भी ऐसे संगठन के अंदर बड़े बदलाव किए जाते हैं तो उसमें छोटा या बड़ा एक असंतोष जरूर दिखता है, क्योंकि किसी का पद गया, किसी को पद मिला, किसी की जिम्मेदारी बदली गई जो उसे पसंद थी, तो इसको बीजेपी कैसे साधेगी? देखिए, असंतोष का सवाल ही पैदा इसलिए नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कास्ट बैरियर टूटते हैं, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। और जिस तरीके से संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, रैंक एंड फाइल में, उस तरीके से असंतोष की उम्मीद थोड़ी कम होगी। असंतोष तो होती ही है, लेकिन दबे जुबान से। जब नेता शक्तिशाली होता है तो असंतोष की संभावनाएं कम रहती हैं। तो असंतोष जरूर होगी, क्योंकि जिसका पद छीनता है या कोई पुराना आदमी को हटाया जाता है, आप देखें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, एक से एक बड़े नेता किनारे कर दिए गए, या वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, या मुरली मनोहर जोशी हो, गोविंदाचार्य हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेताओं का पैठ बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से पार्टी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती रहती है। जहां तक पार्टी के संगठन स्तर पर बदलाव की बातें हैं, वो बदलाव होनी तय है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे और पुराने चेहरे हैं जो संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर राज्यों में काम करते रहे हैं। उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा सकती है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो, या दक्षिण के राज्य हैं। दक्षिण ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक में और कुछ अन्य राज्यों में, तेलंगाना में कुछ हद तक प्रवेश कर पाई है, और आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय प्रभारी बीएल संतोष जी, सब लोग मिलके इस पर एक निर्णय, काफी अरसे से इस बात पर चल रही थी, और हाल में जो स्टेलमेट आए पार्लियामेंट में और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर बदलाव करके।